हेलो स्टूडेंट, आज हम परमाणु संरचना प्रतियोगी परीक्षा का जो है लेक्चर करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहले एक शब्द है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग तो हमें पता है कि ये हुआ नाभिक, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति करता है। तो पहला शब्द है संवेग। तो संवेग जो है ये तुमको पता है द्रव्यमान गुणित वेग, ये कहलाता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। अब चूंकि जो गति है वो तो चक्रण वो जो है वह ऑर्बिटल में वृत्ताकार गति कर रहा है। तो जब ये वृत्ताकार गति कर रहा है तो इसका रेखीय संवेग नहीं होगा, बल्कि इसका होगा कोणीय संवेग। ये कोण बदलेंगे। तो ये जो कोणीय संवेग है, ये ऑर्बिटल का जो कोणीय संवेग होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि कोणीय संवेग बराबर किसी भी कक्षक या किसी भी ऑर्बिटल का कोणीय संवेग बराबर होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। इसका जो कोणीय संवेग होता है ये होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं इसमें अंडर। तो ये होगा कोणीय संवेग बराबर अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। अब इसमें जो कोणीय संवेग होता है ये जो कोणीय संवेग होता है, इसमें कई बार इसको छोड़ देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन, और इसको लिख देते हैं इकाइयां या यूनिट। तो ये इस तरह से भी इसका यूज कर लिया जाता है, यानी यदि इस तरह भी लिखा आता है तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखना है तो क्या होगा फार्मूला एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, अंडर रूट एल इंटू एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। अब नंबर एक एस कक्षक या एक्स एस, अब ये 1s भी हो सकती है 2s भी हो सकती है। एस कक्षक का कोणीय संवेग। तो इसमें एस कक्षक के लिए अब देखो हमें पता है एस पी डी एफ, जो एल है ये है एजीमुथल क्वांटम संख्या या द्विगेंसी क्वांटम नंबर। तो ये है 0 1 2 3। तो एस कोष के लिए एल बराबर है 0। तो क्या होगा कोणीय संवेग अंडर रूट 0 0 प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का जब बड़ा होगा तो कोई भी राशि जो होगी वो हो जाएगी 0। अब दूसरा पी कक्षक, तो पी कक्षक के लिए एल बराबर होता है 1। हमें पता है कि जो पी कक्षक होती है इसके लिए एल बराबर होता है 1। जब एल बराबर 1 होगा तो इसका कोणीय संवेग हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू वन प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई बराबर, अब बचा रूट 2 इंटू एच अपॉन टू पाई। कई बार इस रूट को काट देते हैं तो ऐसा लिखा भी जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई। अब यदि डी कक्षक होता तो एल बराबर 2 हो जाता है ना। यदि एफ कक्षक होता तो एल बराबर 3 हो जाता। इस तरह से ये अलग अलग कक्षकों के लिए हम कोणीय संवेग का परिकलन कर सकते हैं। ठीक, अब ये हुआ अब इसके बाद जो अगला है वो है कक्षकों की आकृति, ऑर्बिटल की आकृति।
तो सबसे पहले होती है s ऑर्बिटल या x कक्षक। पहले बता चुका हूं, इसकी आकृति होती है गोलाकार, मतलब स्फेरिकल। मतलब इसमें ये जो है, ये इससे दिशा से इसका कोई संबंध नहीं है। नाभिक के चारों ओर बराबर रूप से इलेक्ट्रॉन मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। सभी दिशाओं में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वह समान होता है। मतलब इसकी जो आकृति है वो स्फेरिकल या गोलाकार होती है। दूसरा p कक्षक। तो बेटा p कक्षक होती है 3, px, py, pz। जो p कक्षक है ये होती है जो x दिशा में, इसकी आकृति होती है डमरू के आकार की। डमरू के आकार की इसको बोलते हैं डंप बेल। ये होती है डमरू के आकार की, मतलब इस तरह से। ये जब x एक्सिस है तो जाएगी px, जब यहीं पर ये जब y एक्सिस हो जाएगा तो जाएगी ये py, x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस है वो ऐसा, ये एक लोब ऊपर एक पॉली इसके नीचे, ये px, py, pz। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें दिशा होती है। पर ये जो तीनों p हैं ये डीजेनरेट होती हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में अपभ्रष्ट, या इंग्लिश से याद करो डी जनरेट। मतलब इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, इनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता है। जो तीनों px, py, pz जो कक्षक होती हैं या जो ऑर्बिटल होती हैं ये डीजनरेट होती हैं, इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, इनमें अंतर केवल इनकी दिशा में होता है। यदि x डायरेक्शन में है तो ये px कहलाएगी, y डायरेक्शन में है तो ये py कहलाएगा, और z डायरेक्शन होगी तो ये pz कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद डी कक्षक। ये हो गया डी कक्षक। तो डी कक्षक होते हैं 5। ये डी कक्षक जो होते हैं ये 5 होते हैं। ये पांचों डी कक्षक भी डीजेनरेट होते हैं। इन पांचों की ऊर्जा समान होती है, इनमें अंतर मतलब इनमें अंतर केवल इनकी दिशा या डायरेक्शन या अभिविन्यास, जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन का होता है। ये 5 होती हैं। अब इसकी आकृति द्विडमरू मतलब डबल डंप बेल, इनकी आकृति द्विडमरू के आकार की होती है। ये 5 होती है। एक को कहते हैं dxy, एक को dyz, एक को dxz, एक dx² y² और dz²। ये 5 कहलाती हैं डी कक्षक। इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वह समान होती है, इनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता है। अब इसमें जो कुछ चीजें हैं तथ्य वाली, कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है इसकी जो पुष्टि है ये डेविसन गर्मर के प्रयोग से होती है। यानी जो डी ब्रोगली मतलब यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इसकी पुष्टि एक प्रयोग है जिसको बोलते हैं डेविसन गर्मर प्रयोग। ये कहलाता है डेविसन गर्मर प्रयोग। इससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति होती है। अब इसमें एक कण आता है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। मतलब ये जो है ये पॉजिट्रॉन है। इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होता है, परंतु इसका आवेश जो है
प्लस प्लस होता है, या प्रोटॉन के, मतलब इसमें एक चीज में ये इलेक्ट्रॉन से मिलता है, एक चीज में ये प्रोटॉन से मिलता है। इसका आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, मतलब +1, और इसका जो द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आ रही हैं जो तुमको मुझे बताना आवश्यक है। अब इसके बाद है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। अब देखो कैसे, कि जैसे अपन ने कहा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखना, ध्यान रखना, ये CO अलग है, ये कोबाल्ट है। जब C और कैपिटल O लिखा तो ये CO। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन और N2, अब जरा अपन बताओ क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है? तो देखो, और एक लिख दिया मैंने Cn-1 और O2-1। ठीक, चलो O2-2 लिख देता हूं। अब इसमें कितने, तो देखो कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में 8, तो इसमें हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 7 × 7 = 14। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, पर चूंकि ये ऋण 1 है मतलब +1 है ना, तो ये भी हो गए 14। O2 8 दूनी और लिख दिया O2+2। ठीक, 8 दूनी, चलो प्लस O2+1 का 8 दूनी 8 धन 8 धन 2 16 17 18। 8 धन 8 ऋण 1। अब चूंकि ये धनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये हो गए 15। तो इसमें देखो, अब इसमें कौन कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? तो इसमें CO, N2 और Cn-, ये तीनों क्या है? ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए ये कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो ये याद रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। ठीक है, अब इसके बाद अगला है कि एक सवाल है जो AIEEE में पूछा गया है। एक 60 ग्राम की एक गेंद है जो 10 मीटर/सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो इसमें इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। 60 ग्राम की गेंद है जो 10 मीटर/सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो लैम्डा बराबर h/mv। m है बेटा 60 ग्राम और v है 10 मीटर/सेकंड। अब ये बेटा ये ऐसा यूनिट में है, पर ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? 60 × 10⁻³ हमें लगाना पड़ेगा ग्राम किलोग्राम में, जो हो गई किलोग्राम, मतलब 6 × 10⁻⁴, इसको एक कम हो जाएगा, ऋण 2 किलोग्राम। बस केवल वैल्यू पुट करना, लैम्डा बराबर 6.626 × 10⁻34। ये हो गया प्लांक का स्थिरांक, ये हो गया प्लांक का स्थिरांक 6.626 × 10⁻⁴ बटे 6 × 10⁻²। ठीक है, तो ये हो गया, ये 6 एकम 6, 6 एकम 6 गुणे 10⁻32। ठीक, तो ये हो जाएगा 10⁻32। ये चूंकि मीटर में है इसलिए इसका मान आ जाएगा मीटर। ये सवाल एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब इसमें ये तुम्हारा एक और चीज हो गई जो रह गई थी कंपटीशन के हिसाब से।
अब इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे पहला मैंने कहा Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, जैसे ही हमने लिखा Fe, तो अब ये ध्यान रखना 1s2 2s2 नहीं लिखते। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते तो हमें हर चीज क्विक चाहिए। तो ये याद रखना, जैसे तुम 4s2 लिखोगे तो ये हो जाता है 20 और बचा 3d6। अब ये 4s और ये 3d, 1 2 3 4 और ये 5, ये हुआ 3d, ये हुआ 4s, ये 1 2 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इसमें 4। थोड़ा कठिन। अगला क्वेश्चन, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन किया तो सबसे पहले अब हमारे मन में प्रश्न आया कि हम इलेक्ट्रॉन 3d से निकाले कि 4s से निकालें। भाई Fe+2 है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो हमें ये कंफ्यूजन हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को 3d से निकालें कि 4s से। तो इसका बिल्कुल एक नियम है कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष से निकलता है जिसके लिए n का मान अधिक हो। n का मान, इसके लिए n का मान 3 है, इसलिए इसके लिए n का मान 4 है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो Fe जो +2 होगा ये होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d6। जब ये 3d6 होगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो युग्मित हो गया। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 2 3 4, मतलब 4। अब एक आध और लो, Cu+1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो या CO+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कोबाल्ट 4s2 और 3d7, निकिल और को। अब इसमें जो अगला तो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें Mn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Mn 4s2 और 3d5, 4s2 और 3d5। अब जैसे ही इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता वहां से है जिसके लिए n का मान अधिक हो। तो जब n का मान अधिक हो, मतलब ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा 3d5। ये 5 जो इलेक्ट्रॉन है, ये 5, ये डी कक्षा में 1 2 3 4 5, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो होगी 5। ठीक, तो अब ये जो है इस तरह से हम किसी भी धनायन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।